हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास। तो यार आज के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग कॉन्सेप्ट समझेंगे डिप्रिसिएशन चैप्टर का। ठीक है, तो काफी इजी चैप्टर है। ओवरऑल देखा जाए तो काफी इजी चैप्टर है। इसमें मुश्किल क्या लगता है यार, मुझे मैं बताता हूँ मुश्किल क्या लगता है बच्चों को। कैलकुलेशन वाला पार्ट ना बच्चों को मुश्किल लगता है। तो एक वो चीज है इस चैप्टर की जो हमारे को थोड़ा सा तंग करने वाली है, कैलकुलेशन। ओवरऑल चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है ना और जो वर्किंग है या जो प्रोसेस है वो बहुत ईजी है। ठीक है, तो वो सारी चीजें आज के लेक्चर में हम लोग समझेंगे। ये कॉन्सेप्ट वीडियो, तो मैं आपको जस्ट कॉन्सेप्ट बताऊंगा इस चैप्टर में और क्या क्या टर्म्स यूज होती हैं। ठीक है, कुछ कुछ टर्म्स का मीनिंग नहीं हमें समझ में आता, तो वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले यार आपको ये चैप्टर करने से पहले कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमें डेप्रिसिएशन टर्म का मीनिंग समझ में आना चाहिए कि डेप्रिसिएशन वर्ड का, इस वर्ड का मीनिंग क्या है। ठीक है, ये होता क्या है। तो एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो 2021 में, ठीक है 2021 अप्रैल 1 को, मैंने डेट क्या ले ली, अप्रैल 1 को आपने क्या खरीदी, एक कार खरीदी। ठीक है, हमने एक परचेज करा। ठीक है, हमने खरीदा ना इसको, तो मैं यहाँ लिखता हूँ हमने कार को क्या किया, परचेज करा 2021 अप्रैल 1 को। अब ये कितने मिली भाई, अब हम मान लेते हैं हमने इसको खरीदा 10 लाख रुपीज में। ठीक है, हमने 10 लाख रुपए खर्चे और हमने गाड़ी खरीदी। किस दिन खरीदी, 2021 अप्रैल 1। देखो इस चैप्टर में ना, डिप्रिसिएशन चैप्टर में डेट्स का बहुत ज्यादा रोल होता है। आपको डेट्स को इग्नोर नहीं करना, डेट्स बहुत ज्यादा ध्यान से समझनी है, किस दिन क्या खरीदा गया। ठीक है, तो अब मुझे एक बात बताओ, जरा मुझे एक बात बताओ, अगर ये 2021 अप्रैल 1 को हमने जो खरीदी 10 लाख में, सपोज करो अब मैं इस गाड़ी को 3 साल चलाता हूं और 2024 अप्रैल 1 को ये गाड़ी को मैं सेल करूंगा। ठीक है, मतलब मैंने क्या किया, ये मैंने 3 साल ये गाड़ी को चलाया, 3 इयर्स के लिए मैंने अपने पास रखा, मैंने चलाया, मैंने डेली चलाया, बहुत चलाया इस गाड़ी को, और 3 साल बाद मैंने इसको क्या किया, सेल किया। क्या कोई भी रीजन से हम सेल करें हमें मतलब नहीं, बोर हो गए, गाड़ी बदलनी है, गाड़ी खराब है थोड़ी, या एवरेज अच्छी नहीं दे रही, कोई भी रीजन, हमें नहीं फर्क पड़ता। अब हम इस गाड़ी को बेच रहे हैं। ठीक है, अब मुझे जरा 2 मिनट खुद से सोचो, मुझे बताओ ये गाड़ी जो हमने 10 लाख की खरीदी थी, ये बेचेंगे तो कितने में बिकेगी? क्या ये 10 लाख से ज्यादा में बिकेगी, या ये एग्जैक्टली 10 लाख में बेची जाएगी, या ये आपको 10 लाख से भी कम प्राइस पर सेल करनी पड़ेगी? ठीक है, एक आइडिया मुझे बताओ, सिर्फ इंक्रीज डिक्रीज या सेम वैल्यू के हिसाब से आपको क्या लगता है? ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूं, आपने अपना आंसर माइंड में सोच लिया। अब मैं आपको बताता हूँ, ये जो गाड़ी है ये बिकेगी 10 लाख से कम में। ठीक है, अब ये कितने में बिकेगी, सपोज कर लेते हैं ये बिकेगी 5 लाख रुपीज में। ठीक है, तो ये 5 लाख रुपए में बेची जा रही है, 10 लाख की चीज खरीदी थी, 5 लाख में बेची जा रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि भाई ये जो हमारी गाड़ी है ना, जब हम खरीदते हैं ना तो उसकी वैल्यू कुछ गिर जाती है। ठीक है, तो जो भी वैल्यू में फॉल आता है ना, फॉल इन दी वैल्यू ऑफ एन एसेट, उसको हम बोलते हैं डेप्रीसिएशन। ठीक है, फॉल इन दी वैल्यू ऑफ एन एसेट, मतलब एसेट की जो वैल्यू गिर गई ना खरीदने के बाद, उसको हम बोलते हैं डेप्रीसिएशन। ठीक है, जितनी गिर गई, 10 लाख से 5 लाख हो गई तो कितनी गिर गई, ये गिर गई 5 लाख रुपए से। ठीक है, तो कितनी गिर गई, 5 लाख से गिर गई। मान लो ये एसेट हम 6 लाख में बेचते हैं, तब कितने से वैल्यू गिर जाती, 10 लाख की चीज 6 लाख में बेचेंगे तो यहां पर वैल्यू 4 लाख से गिर गई, तो ये 4 लाख क्या हो जाती, डेप्रीसिएशन हो जाती। ठीक है, अभी मैं बहुत बेसिक सा एग्जांपल दे रहा हूं, टेक्निकल एग्जांपल नहीं दे रहा। ठीक है, क्वेश्चन वाला एग्जांपल नहीं दे रहा, जस्ट समझा रहा हूं कि डेप्रीसिएशन का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेंगे, जैसे सपोज करो हमने क्या किया, नेक्स्ट एग्जांपल लो, तुमने मान लो एक फोन खरीदा, मोबाइल खरीदा तुमने, और मोबाइल हमने खरीदा, हमने अच्छा सा फोन ले लिया 1 लाख का। ठीक है, हमने कितने का ले लिया फोन, 1 लाख का हमने एक महंगा सा फोन ले लिया। ठीक है, अब एक चीज ये होती है ना, एक चीज हमें पता है, जब हम सेल करते हैं फोन को, तो फोन 1 लाख का अगर खरीदा तो ऑब्वियस सी बात है, इवन अगर 1 साल बाद भी बेचेंगे ना, 1 साल बाद भी बेचेंगे तो भी ये 90,000 80,000 के अराउंड ये सेल होगा। मतलब 20,000 रुपए से यहां पर इसकी क्या आ गई, वैल्यू गिर गई। तो यहाँ पे 20,000 से इसकी वैल्यू गिर गई, तो यानी कि 20,000 क्या हो जाएगा, यहाँ पर कहीं ना कहीं इसका डेप्रीसिएशन हो जाएगा। ठीक है, तो फोन के केस में भी ये चीज चलती है, और कोई भी चीज अगर आप खरीदोगे और उसको बाद में बेचोगे तो उसमें एक फॉल आ जाता है उसकी वैल्यू में, जिस फॉल को हम क्या बोलते हैं, डेप्रीसिएशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये डेप्रीसिएशन हमने एग्जांपल्स के थ्रू समझा। अब हम इस चीज को समझेंगे चैप्टर में किस तरीके से समझाया गया, थोड़ा टेक्निकलिटीज के साथ, थोड़े रूल्स के साथ। अब हम इस चीज को समझते हैं, अब आगे समझते हैं। देखो एक और एग्जांपल लेते हैं, जरा कुछ ऐसे समझते हैं। सपोज करो हमने 10 लाख का एक मशीन खरीदा। ठीक है, मशीनरी मैंने कितने में खरीदी, 10 लाख में खरीदी, और उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 6 लाख हो गई। कितने टाइम बाद, 4 इयर्स के बाद। उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 10 लाख की खरीदी थी, कितनी वैल्यू हो गई, 6 लाख हो गई। कितने टाइम के बाद, 4 इयर्स के बाद। तो आप मेरे को एक बात बताओ,
कि हर साल, ठीक है, हर साल कितनी डेप्रिसिएशन हमने लगाई, एनुअल डेप्रिसिएशन कितनी थी। एनुअल मतलब होता है सालाना, मतलब हर ईयर, एवरी ईयर, ठीक है। एनुअल मतलब एवरी ईयर कह लो या पर ईयर कह लो, ठीक है, पर ईयर कह लो ज्यादा बढ़िया लगेगा, ठीक है। हर साल या पर ईयर कितनी डेप्रिसिएशन हमने चार्ज करी है, ठीक है। तो देखो इसको कैसे निकालते हैं, इसका एक फॉर्मूला है और इसी एग्जांपल के थ्रू हम इस फॉर्मूले को समझेंगे। तो फॉर्मूला क्या है, टोटल कॉस्ट, ठीक है, टोटल कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू, टोटल कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट, ठीक है, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट, ठीक है। तो ये हमारे को एक फॉर्मूला गिवन है बुक में, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को हम इस एग्जांपल से समझेंगे। तो एग्जांपल क्या है, 10 लाख की हमने एक मशीन खरीदी और वो हो गई 6 लाख की। तो अब आप मुझे बताओ 10 लाख की चीज अगर 6 लाख की हो गई तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना हुआ। टोटल डेप्रिसिएशन मतलब पूरी लाइफ टाइम का, टोटल मतलब पूरी लाइफ टाइम का, मतलब जितने टाइम के लिए भी ये मशीनरी हमारे पास थी। तो ये 4 साल के लिए थी, 10 लाख से चीज 6 लाख की हो गई तो टोटल डेप्रिसिएशन मतलब कितने से वैल्यू गिर गई, 4 लाख रुपए से वैल्यू गिर गई, मतलब 4 लाख से वैल्यू गिर गई। तो टोटल डेप्रिसिएशन कितनी है, 4 लाख है और 4 साल ये मशीनरी हमने चलाई है। तो अगर हम आप ये समझो कि 4 साल में अगर 4 लाख रुपए से गिरी तो ओरली भी अगर हम निकाले तो हर साल 1-1 लाख से वैल्यू नहीं गिर गई, एवरी ईयर 1-1 लाख से नहीं वैल्यू गिर गई। तो डेप्रिसिएशन पर ईयर निकाल दिया हमने 1 लाख, ठीक है। आया समझ, बिना फॉर्मूले के जरा समझते हैं। 10 लाख की चीज हो गई 6 लाख में, यानी कि कितने से गिरी, 4 लाख, 4 लाख से वैल्यू गिर गई और 4 साल ये मशीन मैंने अपने बिजनेस में मेंटेन करी, अपने बिजनेस में यूज किया इस मशीनरी को। तो 4 साल और 4 लाख, ठीक है। तो अब इनको डिवाइड करा मैंने 4 लाख बाय 4, तो मेरे पास आया कि हर साल 1-1 लाख रुपए से मशीनरी की वैल्यू गिरती गई है, ठीक है। तो यही हमारा फॉर्मूला है। तो टोटल कॉस्ट में आपको क्या वैल्यू डालनी होती है, जिस प्राइस पर हमने मशीनरी खरीदी है। तो हमारे एग्जाम्पल में हमने 10 लाख में खरीदी है, तो 10 लाख माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू, मतलब स्क्रैप का मतलब होता है कबाड़, हिंदी में बोलते हैं कबाड़, ठीक है। स्क्रैप का मतलब ये होता है। तो एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू मतलब जब हम बेचने जाएंगे इस मशीनरी को 4 साल बाद यूज करने के बाद जब हम बेचने जाएंगे तब कितने प्राइस पर ये बिक सकती है। एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू मतलब कितने प्राइस पर ये बिक सकती है। तो ये होगी हमारी सेल वैल्यू। तो 6 लाख इधर आएगा, डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट, मतलब जितने साल हमने ये मशीनरी चलाई है अपने पास। तो हमने 4 साल चलाई है, तो डिवाइडेड बाय 4। तो ये 10 लाख माइनस 6 लाख, 4 लाख बाय 4, तो यानी कि 1 लाख पर ईयर। तो मतलब हर साल डेप्रिसिएशन कितने की लगाई है, 1-1 लाख की। तो यही हमारा आंसर था एनुअल डेप्रिसिएशन का, ठीक है। आया समझ की नहीं आया, ठीक है। तो ये हमारा एग्जांपल था एनुअल डेप्रिसिएशन का। ये यहाँ लिखा है एनुअल डेप्रिसिएशन, ये वही चीज यहाँ पे लिखी है और इसको हमने ऐसे सॉल्व करा है। अच्छा, अब इसमें एक टर्म और यूज होती है स्क्रैप वैल्यू की तरह ही। स्क्रैप वैल्यू के साथ साथ एक टर्म और यूज होती है रेजिडुअल वैल्यू, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं स्क्रैप वैल्यू और रेजिडुअल वैल्यू का मतलब सेम होता है, ये दोनों का मतलब एक ही है। और इसका मीनिंग ये होता है कि कौन सी मशीनरी कितने प्राइस पर लास्ट में बेची जा रही है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, 10 लाख की खरीदी और मैंने ये 7 साल चलाई, 7 ईयर्स मैंने एक मशीनरी चलाई, 10 लाख रुपए की खरीदी, 7 साल चलाई। अब मैं इसको बेचने वाला हूँ, बिल्कुल 7 साल बाद तो मशीनरी खत्म हो गई, ठीक है, लोहे के भाव बिकेगी, ठीक है, बिल्कुल कबाड़ के रेट पर जाएगी। तो 10 लाख की चीज 7 साल बाद सपोज करो 1 लाख रुपए में बेची जा रही है, ठीक है। तो ये जो 1 लाख रुपए है ना, कि भाई इतने सालों बाद मशीनरी के पास इतनी सी वैल्यू रह गई, जो रिमेनिंग वैल्यू होती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, रेजिडुअल वैल्यू। और रेजिडुअल वैल्यू बोले या स्क्रैप वैल्यू बोले तो बात एक ही है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। इसमें अब आपको एक और चीज समझनी है, एक और कॉन्सेप्ट होता है कि ये अब अलग चीज है, ठीक है, ये नया कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। तो ये क्या होता है यार, कि मान लो जब भी आप एसेट खरीदते हो, ठीक है, एसेट परचेज करने से रिलेटेड है। जब भी आप एसेट खरीदते हो तो एसेट खरीदते खरीदते ना कभी कभी हमारा कुछ एक्स्ट्रा खर्चा हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं कि भाई हमने कोई मशीनरी खरीदी तो उसको इंस्टॉल भी तो करना होगा, तो इंस्टॉलेशन चार्जेस हो जाते हैं। कभी कभी हमारी मशीनरी दूर से आ रही है, तो दूर से आ रही है तो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, ट्रांसपोर्टेशन को हम क्या बोलते हैं, कार्टेज बोल सकते हैं या फिर कैरेज बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये खर्चे भी हो जाते हैं, ठीक है। या फिर कोई और अदर एक्सपेंस, ठीक है, कोई भी एक्सपेंस हो गया जो आपने एसेट खरीदी है, उसके साथ साथ कोई भी एक्सपेंस हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। तो एक ये चीज होगी। कभी कभी पता है क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि हम लोग ना एसेट जो खरीदते हैं ना वो सेकंड हैंड होती है। कभी कभी हम जो एसेट खरीदते हैं वो सेकंड हैंड होती है। तो सेकंड हैंड चीज क्या होता है यार, कभी कभी खराब भी हो सकती है, हम सेकंड हैंड चीज हमारी खराब निकल सकती है, तो उसको इंस्टॉल करने का भी देना पड़ सकता है खर्चा, उस पर कार्टेज का भी देना पड़ सकता है, और उस पर हमारे को क्या होता है, रिपेयर वर्क भी कराना
पड़ सकता है, मतलब उस पर हमारे को रिपेयरिंग का भी खर्चा देना पड़ सकता है। तो अब जो समझने वाला पॉइंट है वो ये है कि जब भी आप एसेट खरीदोगे ना तो उसमें ये सारे प्राइजेस आपको प्लस कर देना है और वही आपकी क्या होगी, टोटल वैल्यू ऑफ एसेट होगी। ठीक है, मतलब टोटल वैल्यू ऑफ एसेट आपकी वो वाली होगी जिसमें आप ये सारी चीजें ऐड करोगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एसेट खरीदी मैंने कितने की, यहां मैं लिख देता हूं 1 लाख रुपीज की मैंने एक एसेट खरीदी। इंस्टॉलेशन चार्जेस हो गए 10,000 के, कार्टेज भरा 5,000 का। ठीक है, और रिपेयर वर्क करा लिया क्योंकि सेकेंड मशीनरी थी, वो हो गया हमारा 4,000 का। ठीक है, अदर एक्सपेंसेस कुछ नहीं है तो ये अपना नील रखते हैं, जीरो रखते हैं इसको। ठीक है, तो जब मैं मशीनरी अकाउंट बनाऊंगा ना और वहां पर मैं मशीनरी अकाउंट में लिखूंगा कि ये मशीनरी कितने की है, तो मैं वहां पे टू बैंक करके लिखूंगा। टू बैंक करके क्या प्राइस लिखूंगा, 1 लाख प्लस 10,000 प्लस 5,000 प्लस 4,000। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 1,19,000। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मशीनरी जितने की थी उसमें आपको ये सारे खर्चे ऐड कर देने हैं और वो आपका फाइनल प्राइस होगा मशीनरी का। ठीक है, ये हमारा परचेज वैल्यू है। कहने का मतलब है आपको सारे अदर एक्सपेंसेस कंसीडर करने होते हैं जब भी आप कोई भी एसेट खरीदते हो। ठीक है, चाहे मशीनरी हो, चाहे वैन हो, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, अब इसमें एक और बात कि यहाँ पे मैंने सेकेंड हैंड मशीनरी बोली, तो याद रखना चाहे आप मशीनरी न्यू लो, ब्रांड न्यू लो, फर्स्ट हैंड लो या आप सेकेंड हैंड लो, आपको ये समझना कि सेकेंड हैंड मशीनरी अगर हम खरीद रहे हैं, अगर हम बाय कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए तो वो न्यू ही है ना। सेकेंड हैंड मशीनरी हमारे बिजनेस में तो पहली बार आ रही है ना, तो इवन सेकेंड हैंड मशीनरी भी हमारे लिए न्यू मशीनरी की तरह ही एक्ट करेगी। तो सेकेंड हैंड वर्ड आ जाएगा क्वेश्चन में, तो इसको देखकर कंफ्यूज मत हो जाना कि सेकेंड हैंड मशीनरी है तो कैसे ट्रीटमेंट करते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता, सेम ट्रीटमेंट होता है जैसे एक नॉर्मल मशीनरी हम लोग खरीदते हैं। तो अब हम क्या करेंगे यार, अब हम ना मशीनरी अकाउंट का फॉर्मेट समझेंगे। ठीक है, तो मैंने एक एग्जांपल लिया, मैंने एक इजी सा एग्जांपल लिया। क्या लिया कि भाई हमने एक मशीनरी खरीदी 10 लाख रुपीस की और हमने क्या किया, उस पर रेट लगा दिया 10% का। ये रेट क्या, रेट ऑफ डेप्रीसिएशन है कि हर साल 10% से हमारी मशीनरी की वैल्यू गिर रही है। ठीक है, तो आपको मशीनरी अकाउंट कैसे बनाना है मैं जरा वो समझाता हूँ। तो अब देखो ये मशीनरी अकाउंट का फॉर्मेट रहेगा, डेट पर्टिकुलर्स, फिर ये अमाउंट का कॉलम, ये आपकी डेबिट साइड होगी, फिर ये डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट का कॉलम, ये आपकी क्रेडिट साइड होगी। ठीक है, यहाँ पे CR लिखे, यहाँ पे DR लिखे, तो पहले 3 कॉलम डेबिट के, दूसरे, ठीक है, इसके बाद वाले 3 कॉलम किसके हो जाएंगे, क्रेडिट के हो जाएंगे। तो अब ये मशीनरी का अकाउंट का नेचर क्या है, नेचर होता है एसेट का। ठीक है, इसका नेचर क्या है, एसेट का। तो एसेट के अकाउंट का रूल क्या होता है कि जब भी हमने मॉडर्न क्लासिफिकेशन के रूल्स समझ रखे हैं, तो एसेट की वैल्यू जब भी बढ़ती है तो एंट्री कहाँ होती है, डेबिट साइड में, और एसेट की वैल्यू जब भी कम होती है तब एंट्री कहाँ होगी, क्रेडिट साइड पे। तो ये चीज आपको एक तो याद रखनी है कि एसेट की वैल्यू जब बढ़ेगी तो एंट्री कहाँ होगी, डेबिट में, एसेट की वैल्यू जब कम होगी तो एंट्री कहाँ होगी, क्रेडिट साइड पे। तो बढ़ने के रीजन क्या होता है भाई, एसेट सिर्फ तभी बढ़ती है जब हम खरीदते हैं, हम और मशीनरी खरीदेंगे, नई नई मशीनरी खरीदेंगे, तभी उसकी वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, और मशीनरी की वैल्यू पड़े पड़े हमेशा कम होती है। तो कम होने के क्या रीजन हो सकते हैं, एक रीजन हो सकता है डेप्रीसिएशन, कि भाई डेप्रीसिएशन मतलब हम मशीनरी को यूज कर रहे हैं तो ड्यू टू बहुत सारे रीजंस उसकी वैल्यू कम हो सकती है। ठीक है, और अगर आप नहीं भी यूज कर रहे ना, आपने मशीनरी खरीदी हुई है और वो बस पड़ी है, तब भी तो उसकी वैल्यू गिरेगी ना। जैसे फोन वाला एग्जांपल मैंने लिया, अगर आप नया फोन ले लोगे और उसको चाहे कम चलाओ चाहे ना चलाओ, 2 साल बाद बेचोगे, उसकी वैल्यू तो कम हो जाएगी ना, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी के फोन आ गए। ठीक है, मार्केट में, तो आपका पुराना फोन हो जाएगा, उसकी वैल्यू वैसे ही गिर जाएगी। तो डिप्रीसिएशन क्रेडिट साइड में आएगा, क्यों, क्योंकि इससे मशीनरी की या कोई भी एसेट है उसकी वैल्यू गिरती है। दूसरा रीजन होता है कि अगर हम कोई पार्ट ऑफ मशीनरी सेल कर दें, ठीक है, तो सेल करने से भी वैल्यू कम होगी ना। आपको सेल करने से ये नहीं समझना कि पैसे आ गए, कैश की बात नहीं हो रही, किसकी बात हो रही है, मशीनरी की बात हो रही है। कैश आ जाएगा वो अलग बात है, लेकिन मशीनरी तो बिजनेस से बाहर गई ना। मशीनरी का जो पीस था, जो टुकड़ा था मशीनरी का, वो तो बाहर चला गया ना बिजनेस के, तो मशीनरी की क्वांटिटी तो कम होगी ना, मैं वो कह रहा हूँ। ठीक है, पैसों की बात नहीं कर रहा। तो मशीनरी की क्वांटिटी कम होगी तो वो क्रेडिट में जाएगा, मशीनरी की क्वांटिटी बढ़ गई तो वो डेबिट में जाएगा। ठीक है, तो वो कैसे होगा, मशीनरी क्वांटिटी कैसे बढ़ेगी, परचेज करने से, और परचेज करेंगे तो मशीनरी हमारे बिजनेस में और ज्यादा आ जाएगी। ठीक है, अब देखो मैं आपको मशीनरी अकाउंट का समझाता हूं। तो सपोज कर दो एग्जांपल है कि 10 लाख रुपए की मशीनरी मैंने खरीदी। ठीक है, अब मैं एक चीज और समझाता हूं इससे इंटरेस्टिंग करने के लिए। 10 लाख की मैंने मशीनरी खरीदी, लेकिन मान लो मेरे पास पहले से ही 2 लाख की एग्जिस्टिंग मशीनरी है। क्वेश्चन आपको ऐसा आ गया कि आपके पास एग्जिस्टिंग मशीनरी है और वो कितने की है, वो 2 लाख रुपए की ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो आपको आई समझ में बात। तो अब मैंने यहां पर क्या लिखना है,
मैंने यहाँ पर सबसे पहले एग्जिस्टिंग मशीनरी का डेटा कैसे लिखते हैं, एसेट का हमेशा बैलेंस होता है डेबिट साइड, जैसे कैश बुक में लिखते होते हैं ना टू बैलेंस बीडी, सेम काम हम मशीनरी अकाउंट में करेंगे, टू बैलेंस बीडी 2 लाख रुपए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा 2 लाख रुपए और ये ईयर की बिगनिंग है तो यहाँ पे डेट आई April 1, ठीक है। और एग्जाम एज्यूम कर लेते कोई भी डेट में ले रहा हूँ तो 2020 मैंने यहाँ पर ले लिया, ठीक है। अब मैंने सपोज करो ईयर की बिगनिंग में, जस्ट इमेजिनरी एग्जांपल है, जस्ट मैं आपको समझा रहा हूँ, क्वेश्चन में सारी डिटेल्स गिवन होती है, ठीक है। जस्ट इमेजिनरी एग्जांपल है तो मैं डेट्स वगैरह सब अपने आप लिख रहा हूँ, आपको जस्ट चीजें बता रहा हूँ कि कौन सी चीज डेबिट में लिखते हैं, कौन सी चीज क्रेडिट में लिखते हैं, सिर्फ वो चीजें समझा रहा हूँ, ठीक है। इसको ज्यादा टेक्निकल मत लेना कि ये कहां से है वो कहां से है, सब इमेजिनरी है। तो अब मान लो हमने मशीन खरीदी 10 लाख रुपए की ईयर की बिगनिंग में, ठीक है। तो मैंने अगर April 1 को खरीदी तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, टू बैंक, और जो खरीदी है वो 10 लाख की है तो यहां पर लिख देंगे 10 लाख, ठीक है। डेबिट में क्यों लिखेंगे, क्योंकि भाई एसेट है, रूल होता है अकाउंट्स में, एसेट की वैल्यू बढ़ती है तो एंट्री कहाँ आती है, डेबिट में आती है, ठीक है। तो अब मान लो आप क्वेश्चन में और कुछ नहीं लिखा, सपोज करो इस फाइनेंशियल ईयर में इस फाइनेंशियल में और कुछ नहीं हुआ, तो जब भी किसी भी फाइनेंशियल ईयर में और कुछ नहीं होगा आपने क्या करना है, उसको क्लोज करना है, उस अकाउंट को क्लोज करना है। तो 2020 April 1 का अगर फाइनेंशियल ईयर बनाया जाए तो ये फाइनेंशियल ईयर कहां से कहां तक होगा, मैं एक बार फाइनेंशियल ईयर समझा देता हूं अगर किसी को नहीं पता है तो। देखो भाई फाइनेंशियल ईयर कहां से कहां तक है, फाइनेंशियल ईयर भी कह सकते हैं इसको हम लोग, अकाउंटिंग ईयर भी कह सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में कोई भी टर्म हो सकती है, फाइनेंशियल ईयर, अकाउंटिंग ईयर, एक ही बात है। तो आपको याद रखना है April 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है। April 1 से स्टार्ट होगा और कहां तक चलेगा, March 31 तक चलेगा, ठीक है। तो अब मान लो अगर ये जैसे हमारा क्वेश्चन है 2020 April 1, तो अगर 2020 April 1 को स्टार्ट हुआ तो ये खत्म कब होगा, 1 साल बाद। तो फाइनेंशियल ईयर 2020 को अगर शुरू हुआ तो ये खत्म कब होगा, 1 साल बाद, यानी कि यहाँ पर क्या डेट आएगी 2021 March 35। तो ये जो टाइम पीरियड है ना, ये टाइम पीरियड आपका 365 डेज का होता है, ठीक है। तो जनवरी टू दिसंबर नहीं होता, वो हमारा कैलेंडर ईयर होता है। अकाउंट्स में जो ईयर होता है वो अप्रैल से मार्च तक चलता है। तो ये 2020 April 1 को अगर मेरा साल शुरू हुआ, आप इसको ऐसे समझो, इसको ये समझो ये आपका जनवरी 1 है, 2020 April 1 आपका जनवरी 1 होता है। मतलब समझने के लिए जैसे कैलेंडर ईयर में होता है, कैलेंडर ईयर क्या होता है, जनवरी 1 से लेकर कहां तक होता है, दिसंबर 31 तक, ठीक है। कैलेंडर में ये ईयर होता है कि जनवरी में शुरू हुआ दिसंबर में खत्म हुआ। लेकिन अकाउंट्स में हम लोग ईयर कहां से शुरू करते हैं, हम लोग शुरू करते हैं April 1 से और खत्म कब होता है, March 31। तो ये आपका पूरा एक साल होगा, ठीक है। तो अब जरा वापसी चलते हैं मशीनरी अकाउंट पे। देखो अब वापसी इस पे आ गए हम लोग, तो हमारे पास टोटल मशीनरी अब कितने की होगी, 12 लाख रुपए की हो गई, ठीक है। टोटल मशीनरी कितने की हो गई, ये 12 लाख की हो गई। तो अब अगर यहाँ पर मैंने बोला ईयर क्लोज करो, ईयर एंड करो, तो April 1 वाला जो साल है खत्म कब होगा, 2021 March 31 को ये खत्म होगा, ठीक है। तो ईयर क्लोज कभी भी ऐसे ही मत कर देना, हमेशा पहले डिप्रिसिएशन लगाना एग्जिस्टिंग मशीनरी पर, ठीक है। हमेशा डिप्रिसिएशन लगाना एग्जिस्टिंग मशीनरी पर। तो सपोज करो ये जो मशीनरी है ना, ये 2 लाख रुपए वाली, ये जस्ट 1 डे पहले ही खरीदी है, ठीक है। एग्जाम्पल को इजी रख रहे हैं, तो मैंने ये एजम्पशन ले लिया कि जस्ट 1 दिन पहले खरीदी थी, March 31 को पिछले साल। तो इस पे 2 लाख पे डिप्रिसिएशन कितना लगेगा, इस पे लगेगा 10% का रेट है तो 20,000 लगेगा। और ये 10 लाख वाली नई मशीनरी पे कितना डिप्रिसिएशन लगेगा, पूरा कितना लग जाएगा, 10% लगाना ना, तो पूरा 1 लाख लग जाएगा। तो टोटल डिप्रिसिएशन कितना हो गया, 1,20,000 हो गया, ठीक है। तो साल एंड होता है ना, तो आपको लेटेस्ट वैल्यू लिखनी है। लेटेस्ट वैल्यू मतलब जो आपने खरीदी थी उसमें से उसकी अब जितनी वैल्यू गिर गई ना वो हटा दो, लेटेस्ट वैल्यू आपको लिखनी है साल के ईयर क्लोज करते टाइम। तो ईयर क्लोज होता है अपना March 31 को, तो यहां पर मैं लिखूंगा बाय बैलेंस CD, ठीक है। तो पहली वाली को M1 बोल दिया, जो बाद में खरीदी थी उसको M2 बोल दिया, और यहां पर मेरा बाय बैलेंस CD में लिख देता हूं M1 और M2 का अलग अलग। आप ज्वाइंट भी कर सकते हो, अलग अलग भी कर सकते हो, ठीक है। तो आप देखो कैसे करेंगे, मैं दोनों वेज से समझा देता हूं। तो बड़ी साइड का टोटल 12 लाख, बड़ी साइड का टोटल कॉपी किया इधर, इसमें से 1,20,000 मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो मेरा आंसर आएगा 10,80,000, ठीक है। ये तो मेरा हो गया दोनों की कंबाइंड वैल्यू। अब मशीनरी 1 कितने की है, मशीनरी 2 कितने की है, मुझे ये भी लिखना आना चाहिए। तो अब आप देखो 2 लाख की जो मशीनरी 1 है उस पर कितना वैल्यू गिरा है, 20,000 से गिरा है। तो 2 लाख की मशीनरी जो साल की शुरुआत में थी वो साल के एंड में 20,000 से गिर गई, तो साल के एंड में उसकी क्या वैल्यू होगी, 1,80,000 हो गई। तो 20,000 हमने माइनस किया। जो साल की शुरुआत में 10 लाख की मशीनरी थी
वो 1 लाख से गिर गई तो उसकी वैल्यू कितनी हो गई, साल के एंड में 9 लाख रुपए हो गई। तो इन दोनों को आप ऐड करोगे तो दोनों की कंबाइंड वैल्यू आ जाएगी 10,80,000। तो इसको बोलते हैं ईयर क्लोज करना, ठीक है। तो अब आप ध्यान से देखो, जब ये टोटल होता है ना, ये जो टोटल होता है ये आपका फर्स्ट, ये आपका एक ईयर को सम अप करता है। ये आपका क्या शो करता है, ये टोटल शो करता है ईयर, कि यहां पर ईयर का एंड हो गया, ठीक है। अब मेरा नया साल शुरू होगा इस टोटल के बाद। तो टोटल के बाद हमेशा एक न्यू ईयर स्टार्ट होता है। तो अब 2021 मार्च 31 के बाद अकाउंट्स में नया साल क्या होता है भाई, अकाउंट्स में नया साल होता है इससे जस्ट एक दिन आगे। तो 2021 साल वही रहेगा लेकिन एक दिन आगे आ जाएंगे, तो 2021 अप्रैल 1 को अकाउंट्स का न्यू ईयर, न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो बाय बैलेंस ईडी होता है जो कि हमारा 10,80,000 है, इसको यहाँ पर कॉपी पेस्ट करेंगे। तो लेफ्ट साइड मतलब डेबिट साइड पे हम क्या लिखते हैं, 2 वर्ड चलता है ना, यहाँ पे 2 वर्ड चलता है, क्रेडिट में बाय वर्ड चलता है। तो यहाँ पे 2 लिखूंगा, 2 बैलेंस BD और M1 और फिर M2, ठीक है, M1 और फिर M2। तो M1 कितना है यहाँ पर, M1 है हमारा यहाँ पर 1,80,000, ठीक है, और M2 हमारा कितना है भाई 9 लाख, ठीक है, M2 हमारा कितना है 9 लाख, ठीक है। और ये टोटल कितना है, ये टोटल है हमारा 10,80,000 रुपीज। आया समझ कि नहीं आया, ठीक है। अच्छा, अब मान लो इस साल भी कुछ नहीं हो, कुछ सेलिंग नहीं है, मैं आपको सेलिंग भी करके दिखाऊंगा एक बारी। मान लो इस साल अभी सेलिंग नहीं हुई तो इसको आप क्लोज कर दो। अगर क्वेश्चन में भाई इस फाइनेंशियल ईयर में कुछ नहीं हो रहा, तो जब कुछ नहीं हो रहा तो हम अपने आप से उस पर डिप्रिसिएशन जरूर लगाते हैं, ठीक है। तो ये 2021 अप्रैल 1 है, तो इसका ईयर क्लोज कब होगा भाई, अकाउंट्स का इसका लास्ट, इसका ईयर क्लोज कब होगा, 2022 मार्च 31, ठीक है, 2022 मार्च 31, एक साल आगे आ गया, ठीक है। तो एक साल आगे आ गया, मैं डिप्रिसिएशन लगा दूंगा एग्जिस्टिंग मशीनरीज में, ठीक है। तो M1 और M2 पर मैं डिप्रिसिएशन लगा दूंगा और मेरा फाइनेंशियल ईयर उसके बाद क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो बड़ी साइड का टोटल किया, तो बड़ी साइड का टोटल मैंने किया तो ये आ जाएगा अपना 10,80,000। बड़ी साइड का टोटल कॉपी किया इधर 10,80,000, ठीक है। फिर यहाँ पर हम डिप्रिसिएशन लगाएंगे भाई। अब यहाँ पर आपको रेट पता है 10% है, ठीक है, हम 10% के हिसाब से डिप्रिसिएशन लगा रहे हैं। तो मेरे को आपको ये बताना है, यहाँ पे एक डाउट आएगा भाई मैं किस पे लगाऊं डिप्रिसिएशन, 1,80,000 पे लगा दूं क्या 18,000, या 9 लाख पे लगा दूं 90,000। तो हमारा जो पहला मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड, अभी मैं वो समझा रहा हूँ। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है कि जिस वैल्यू पर आपने मशीनरी खरीदी है उसके ऊपर आपको डिप्रिसिएशन लगाना है। तो हमने मशीनरी खरीदी थी 2 लाख पे, तो जिस वैल्यू पर खरीदी है ना उसी पर मैं डिप्रिसिएशन दोबारा से लगाऊंगा, चाहे कोई भी साल चल रहा हो, चाहे कोई भी साल चल रहा हो। तो 2 लाख वाली मशीनरी पर मैंने डिप्रिसिएशन लगाया तो वो हो जाएगा 20,000। 10 लाख वाली मशीनरी पर मैंने फिर से डिप्रिसिएशन लगाया 10% का, तो वो हो जाएगा 1 लाख। आई बात समझ में कि नहीं है, ठीक है। तो 20,000 1 लाख। अभी मैं परसेंटेज निकालनी भी समझा दूंगा, परसेंटेज कैसे निकालते हैं वो भी समझा दूंगा। तो ये डिप्रिसिएशन हो गया, तो टोटल डिप्रिसिएशन हो गया 1,20,000 का, ठीक है। और अब मैं यहाँ पर सेम डेट मार्च 31 को क्या निकालूंगा, यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर। तो बैलेंसिंग फिगर मतलब कि मशीनरी की वैल्यू अब कितनी हो गई है इस दिन 2022 मार्च 31 को कौन सी मशीनरी की क्या वैल्यू हो गई है, ठीक है। मतलब डिप्रिसिएशन वगैरह चार्ज करने के बाद गिरी हुई वैल्यू, ठीक है, लेटेस्ट वैल्यू। तो अब आप देखो 1,80,000 वाली चीज पे 20,000 की और लग गई तो वो होगी 1,60,000 की। 9 लाख वाली चीज पे 1 लाख की और लग गई तो अब कितनी हुई 8 लाख हो गई, ठीक है। अब आप देखो 9 लाख में से 1 लाख माइनस किया 8 लाख, लेकिन जो मैंने डिप्रिसिएशन लगाई है 1 लाख वो मैंने किस वैल्यू पे लगाई है, जिस वैल्यू पर मैंने मशीनरी खरीदी थी। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब यहाँ पर मैं आपको एक बार पूरा दिखाता हूँ ऊपर से अकाउंट। देखो कितना सारा अकाउंट बन गया, यहां से अकाउंट स्टार्ट हुआ, ठीक है, ये बनाया, फिर ये बनाया और फिर ये बनाया। अब यहाँ पर एक गलती जो मैं देखता हूँ बच्चे क्या करते हैं, जब मैं बोलता हूँ कि बड़ी साइड का टोटल करो तो बच्चे ऊपर से ही शुरू हो जाते हैं, यहां से टोटल करना शुरू करेंगे। वो करेंगे 2 लाख प्लस 10 लाख प्लस 10,80,000 और फिर वो यहां लिखेंगे। ऐसा नहीं करना। ये जो टोटल है ना, ये ऊपर वाला टोटल आपका एक सेक्शन है, इसको करा खत्म करो। फिर ये सेकंड टोटल जो होता है ना, इसमें ऊपर का कोई लिंक नहीं है, ऊपर का भूल जाओ। जब आप सेकंड वाला कर रहे हो, ठीक है, तो ऊपर का आप भूल जाओ और यहाँ के टोटल में से बस इसको माइनस करो। ऊपर वाला जो भी टोटल है सारा भूल जाओ। जब इससे आगे बनाएंगे तो ऊपर का सारा भूल जाओ, ये भी भूल जाओ और ये वाला भी भूल जाओ जब हम इसके आगे बनाएंगे तब, ठीक है। तो अभी आप देखो बड़ी साइड के टोटल में से छोटी साइड का आप टोटल सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा, वरना आप इन दोनों को ऐड करोगे तो भी आपका सेम ही आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा 9,60,000 हो गया। अब मैं नेक्स्ट ईयर क्या करूंगा, मैं इनमें से एक मशीनरी बेच दूंगा
तो सेलिंग के टाइम कैसे एंट्रीज करते हैं वो समझेंगे। सबसे पहले देखो, आप नया टोटल के बाद क्या होता है, नया साल शुरू होता है। मैं बार बार ही बता रहा हूँ, ये जो टोटल कर है इसके बाद क्या होता है, नया साल शुरू होता है। तो अकाउंट्स में न्यू ईयर क्या होता है, 2022 मार्च 31 से जस्ट एक दिन आगे, तो 2022 अप्रैल 1 हमारा न्यू ईयर होगा। और यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। तो यहाँ मैंने लिखा टू बैलेंस बीडी। मशीनरी 1 मशीनरी 2, तो मशीनरी 1 कितने की, 160 की। मशीनरी 2 कितने की है, 8 लाख की। और टोटल अपने पास कितना हो गया, टोटल हमारे पास हो गया 9,60,000, 9,60,000। ठीक है। तो अब देखो, अब मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो हमने सेल किया ना, अब यहाँ पे मैं क्वेश्चन में थोड़ी सी एडिशनल इंफॉर्मेशन इंट्रोड्यूस करता हूं, ठीक है, और उसके बाद हम इसको कंटिन्यू करेंगे। देखो भाई, यहां पर मैंने एक लैंग्वेज लिखी है, उस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग अब हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहां मैंने बोला कि सेल मशीनरी परचेज फॉर 10 लाख। ओरिजिनली जो मशीनरी हमने 10 लाख में खरीदी थी उसको बेच डालो 7 लाख में, और किस दिन बेच डालो, अक्टूबर 1 को बेच डालो। तो यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये होती है जो डेट ऑफ सेल होती है। ठीक है। तो जो भी हमारे पास डेट ऑफ सेल होती है क्वेश्चन के अंदर, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, एकदम सुपर इंपॉर्टेंट होती है वो। ठीक है। तो अब आपको ये समझना है कि जो डेट ऑफ सेल है वो क्या है, और कितने में बेची है, 7 लाख में बेची है, और कौन सी वाली मशीनरी बेची है, जो मशीनरी हमने ओरिजिनली 10 लाख में खरीदी थी। तो 10 लाख में कौन सी खरीदी थी, मशीनरी 2 खरीदी थी। तो मशीनरी 2 को हम बेच रहे हैं, इस दिन बेच रहे हैं, 7 लाख रुपए में बेच रहे हैं। ठीक है। तो अब हमारे को इस चीज को कंटिन्यू करना है अपने क्वेश्चन में। तो अब आप देखो जरा यहाँ पर, तो हमारे पास क्या है भाई, हमारे पास डेट आ गई है 2022 अप्रैल 1, और डेट ऑफ सेल क्या है, 2022 अक्टूबर 1, यानी कि अप्रैल 1 से अभी 6 महीने बाद। ठीक है। तो यहां पर आपको ये समझना है, ये जो 2022 अक्टूबर 1 है वो इस फाइनेंशियल ईयर का पार्ट है या नहीं है। तो अगर आप डेट ध्यान से देखो, ये जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है इसके 12 महीने के अंदर ये डेट आ रही है या नहीं आ रही। अगर 2022 अप्रैल 1 से फाइनेंशियल ईयर देखा जाए तो ये 2023 मार्च 31 तक चलेगा। ये कहां तक चलेगा, 2023 मार्च 31 तक चलेगा। तो क्या ये डेट इसके बीच में नहीं आ रही, ये डेट से लेकर ये डेट जो है इसके बीच में आ रही है ना, ये डेट कहीं ना कहीं। तो यानी कि ये इस फाइनेंशियल ईयर का पार्ट है, और सेलिंग वाली ट्रांजैक्शन हम क्रेडिट में लिखेंगे। तो यहां मैंने लिखा 2022 अक्टूबर 1। और मैं आपको बता दूं, जब भी मशीनरी हम सेल करते हैं तो 3 चीजों का आपका ध्यान रखना है। एक तो वो कितने में बेची जा रही है, तो यहां लिखो बाय बैंक कि कितने पैसों में वो बिक रही है। ठीक है। और 6 महीने बाद देखो, अप्रैल 1 से अक्टूबर 1 तक भी तो ये मशीनरी हमारे बिजनेस में एग्जिस्ट करी है, हमने अपने पास रखी है। तो डेट ऑफ सेल तक की ना आपको डिप्रिसिएशन चार्ज करनी कंपलसरी होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। आप ये समझो ना कि भाई 8 लाख रुपए की मशीनरी मैंने 7 लाख में नहीं बेची है, 8 लाख की मशीनरी मैंने 6 महीने और रखी अपने पास और मैंने फिर बेची। तो 8 लाख की मशीनरी जब मैंने 6 महीने और रखी अपने पास, तो इस 8 लाख की मशीनरी की वैल्यू 6 महीने में थोड़ी सी और गिर गई होगी। ठीक है। तो आपको वो डेप्रीसिएशन भी यहां पर लिखनी है। तो बाय बैंक बाय डेप्रीसिएशन, अगर मुझे लॉस होता है मशीनरी सेल करने पे तो मेरे को बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी यहां पर लिखना होगा। ठीक है। अगर लॉस होता है तो बाय लॉस लिखूंगा, अगर फायदा हो गया तो मैं लिखूंगा टू गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी। ठीक है। तो टू गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी। तो इन दोनों में से मैं कोई एक काम ही करने वाला हूं, तो या तो ये आएगा या फिर ये आएगा, बट मैंने बता दिया क्या चीज कहां पर लिखनी है। तो अब आप देखो, 8 लाख रुपए की चीज है अप्रैल 1 को। ठीक है। तो 6 महीने बाद वो कितने की होगी, यानी कि इस चीज पर 6 महीने की डेप्रीसिएशन और लगानी है। तो अब आप समझो इस पे कैसे डेप्रीसिएशन लगेगी। ये मशीनरी 10 लाख रुपए की आई थी, इस पे डेप्रीसिएशन लगाएंगे 10%। ठीक है। ओरिजिनल वैल्यू पे लगाते हैं, तो ये तो पूरे साल की हो गई डेप्रीसिएशन। ठीक है। ये तो पूरे साल की हो गई, मुझे लगानी है 6 महीने की। तो 6 महीने की लगानी है ना। देखो 6 महीने कैसे आए, एक तो मैं ये समझा दूं, हमने ये मशीनरी अप्रैल 1 से अक्टूबर 1 तक काउंटिंग करते हैं नंबर ऑफ मंथ्स की। ठीक है। तो मैं आपको एक बार काउंट करके दिखाता हूं। ये मशीनरी अप्रैल में हमारे पास थी, मई में हमारे पास थी, जून में हमारे पास थी, जुलाई में हमारे पास थी, अगस्त में भी हमारे बिजनेस में ये मशीनरी थी, सितंबर में भी हमारे बिजनेस में ये मशीनरी एग्जिस्ट करती थी। तो ये कितने महीने हो गए, 1 2 3 4 5 6। अक्टूबर 1 को बेच दी ना, तो अक्टूबर मत गिनो, अक्टूबर को मत गिनो, क्योंकि अक्टूबर की बिल्कुल बिगनिंग में ही हमने ये मशीनरी बेच दी। तो ये मशीनरी जितने टाइम पीरियड के लिए हमारे बिजनेस में एग्जिस्ट करती थी उतने मंथ्स की डेप्रीसिएशन इसके ऊपर और लगाई जाएगी। ठीक है। एकदम लेटेस्ट वैल्यू हमें चाहिए होती है लॉस की कैलकुलेशन करने के लिए।
तो डेप्रीसिएशन में लगा रहा था 10 लाख की चीज का 10% इंटू 6/12, तो 6 मंथ्स आउट ऑफ 12 मंथ्स, 6 महीने आउट ऑफ 12 महीने, एक साल में 12 महीने होते हैं ना, तो ये ऐसे हो गया। तो इसको सॉल्व करोगे आपका सोल्यूशन आएगा 50,000 रुपीज। तो डेप्रीसिएशन इस पे कितना लगेगा, 50,000 का और लग जाएगा। तो अब आप ध्यान से देखो हमारा जो क्वेश्चन चल रहा है, 8 लाख की चीज थी, 6 महीने बाद उस पर कितना डेप्रीसिएशन और लगेगा, 50,000 का और लगेगा। तो मुझे एक बात बताओ, ऑन द डेट ऑफ सेल, जिस दिन ये मशीनरी बेची जा रही है उस दिन इसकी कीमत क्या है, 8 लाख की चीज 50,000 और गिर गई तो इसकी कीमत क्या हो गई, 7.5 लाख, यानी कि 7,50,000 इसकी क्या हो गई, कीमत हो गई। ठीक है, और ये बेची कितने जा रही है, बेची जा रही है ये 7 लाख रुपीज में। तो हमें कितना पैसा मिल रहा है, 7 लाख रुपए मिल रहा है। तो ये मिल रहा है मेरे को 7 लाख रुपए, तो बाय बैंक के सामने मैंने लिख दिया 7 लाख रुपए। यहां पर वो वैल्यू आती है जो सेल करके हमारे को कैश मिल रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, 7.5 लाख रुपए की चीज, 7,50,000 की एक चीज मैंने 7 लाख में बेची, महंगी चीज मैंने सस्ती बेच दी, तो मुझे फायदा हुआ कि नुकसान हुआ, महंगी चीज अगर मैंने सस्ती बेच दी तो मुझे नुकसान हुआ, और वो नुकसान कितने का हुआ, 50,000 का हो गया। तो ये नुकसान कैसे आएगा, 7.5 लाख माइनस 7 लाख, तो 7.5 लाख में से 7 लाख जाएंगे तो 50,000 का नुकसान आएगा। और गेन यहाँ हुआ नहीं, तो क्योंकि गेन नहीं हुआ तो ये लाइन लिखने की जरूरत हमें नहीं है। इतना आया समझ। देखो हमने क्या किया, एक मशीनरी मैंने बेच डाली, तो अब आपको ये समझना, जब मैंने एक मशीनरी बेची तो मेरे को 3 तरीके की एंट्रीज करनी होती है। एक तो पैसा रिसीव करने की, दूसरी डिप्रिसिएशन चार्ज करने की डेट ऑफ सेल तक की, ऑन द डेट ऑफ सेल, ये डेट ऑफ सेल है, डेट ऑफ सेल बहुत इंपॉर्टेंट है, और तीसरी लॉस या गेन की। ठीक है, तो ये 3 चीजों का हमारे को ध्यान रखना होता है जब भी हम मशीनरी सेल करते हैं। अब आपको ये समझना है कि कभी भी ना ऐसे नहीं खत्म करना, आंसर खत्म नहीं करना, आंसर खत्म करते हैं टोटल करने पर। ठीक है, और टोटल करने का एक रूल होता है, टोटल करने का रूल ये होता है कि टोटलिंग करते हैं तो ईयर क्लोज करना होता है। ठीक है, ईयर क्लोज करने का मतलब होता है कि एग्जिस्टिंग मशीनरीज पे डेप्रिसिएशन लगाओ। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनो जो भी मैं बोल रहा हूं, तो एग्जिस्टिंग मशीनरी पर डेप्रिसिएशन लगाओ। तो मैंने बड़ी साइड का टोटल किया, बड़ी साइड का टोटल है 9,60,000, बड़ी साइड के टोटल को मैंने छोटी वाली साइड के टोटल के नीचे सेम टू सेम लिखा, और यहाँ पे देखो टोटल मैच नहीं कर रहा है, यहाँ बैलेंसिंग फिगर आएगी। तो आपको ये समझना है कि जो फाइनेंशियल ईयर 2022 अप्रैल 1 को स्टार्ट हुआ वो खत्म कब होगा, वो हमारा फाइनेंशियल ईयर खत्म कब होगा, ईयर क्लोज कर रहा हूँ ना, अकाउंट क्लोज करने के लिए ईयर क्लोज करना कंपलसरी है। तो 2023 मार्च 31, और मार्च 31 जैसे लिखोगे ना, आपको यहाँ पर एग्जिस्टिंग मशीनरीज के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाना है। मेरे पास देखो 2 मशीनरीज थी, मशीनरी 1 और मशीनरी 2, साल की शुरुआत में। तो साल के बीच में ड्यूरिंग द ईयर मैंने एक मशीनरी बेच डाली, तो मैंने मशीनरी 2 को तो बेच दिया ना, ये सेल कर दी, और इसके सेलिंग की जो भी ट्रांजेक्शन थी वो यहाँ पर लिखी हुई है। तो एक मशीनरी मेरे पे नहीं है। अब आप खुद सोचो, अगर आपके पास 2 फोन थे तो जो फोन आप बेच दोगे उसकी अब आज के बाद क्या वैल्यू हो रही है, कितना वो फोन गिर गया, हमें थोड़ी मतलब है। तो जो मशीनरी हमने बेच दी उस पर डेप्रिसिएशन वो लगाएगा जिसने ये मशीनरी को खरीदा है। ठीक है, तो हमें कोई मतलब नहीं इससे। हमारे पास डेप्रिसिएशन लगाने के लिए वो मशीनरी अवेलेबल होगी जो हमारे बिजनेस में एग्जिस्ट कर रही है। तो हमारे बिजनेस में एग्जिस्ट कर रही है सिर्फ मशीनरी नंबर 1, और मशीनरी नंबर 1 की डेप्रिसिएशन कितनी होगी, तो अगेन 1,60,000 में मत लगाना, जितने प्राइस पर ये हमने खरीदी थी। तो हमारे पास ये 2 लाख रुपए पर आई हुई थी, तो इस पे 2 लाख रुपए के हिसाब से 10% लग जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 20,000 रुपए इसका डेप्रिसिएशन हो जाएगा। तो 20,000 मैंने यहाँ लिखा, और उसके बाद मैं यहाँ लिखूंगा बाय बैलेंस CD। तो बाय बैलेंस CD, अभी भी काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें बतानी है, स्किप मत करना। ठीक है, अभी भी इंपॉर्टेंट चीजें कुछ बतानी है। तो अगेन आपको टोटल जब करना है तो आपको सिर्फ यहीं से स्टार्ट करना है, आपको ऊपर का टोटल और उससे ऊपर क्या लिखा है सारा कुछ इग्नोर करना है। तो 960 में से सब्ट्रैक्ट करोगे 1 2 3 4, ये 4 आइटम्स, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये करो भाई, ये कितना है, 8 लाख 8 लाख 20, तो 9,60,000 में से 8,20,000 अगर जाएंगे तो ये आ जाएगा 1,40,000 रुपीज। तो ये हमारा बैलेंस CD हो जाएगा। ठीक है, तो अब मेरे को आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बतानी है, तो जरा मैं जूम आउट करता हूं फिर आपको चीजें बताता हूं। अब देखो भाई, अब मेरे को आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने हैं। तो ये आपको कितने टोटल दिख रहे हैं, यहां पर मैंने एक बार टोटल करा, फिर मैंने यहाँ पे एक और बार टोटल करा, और उसके बाद मैंने यहाँ पर एक और बार टोटल करा। तो ये टोटल कितने साल हो गए, हमें क्वेश्चन आएगा, बोलेगा प्रिपेयर मशीन के अकाउंट फॉर 3 इयर्स या प्रिपेयर मशीन के अकाउंट फॉर 4 इयर्स।
तो अगर वो बोलेगा 3 सालों के लिए फॉर 3 years मशीनरी अकाउंट नाउ, इसका मतलब है वो कह रहा है कि आप 3 बारी ऐसे कैलकुलेशन करो जैसे 3 टोटल उसको आंसर में दिखने चाहिए। तो ये एक टोटल आया तो मतलब 1 साल पूरा किया, फिर ये जब दूसरा टोटल आपने बनाया तो इसका मतलब आपने ये दूसरा साल पूरा किया, फिर जब आपने ये तीसरा टोटल बनाया तो इसका मतलब आपने 3 साल पूरे करे हैं, ठीक है। तो अगर वो 4 years के लिए मशीनरी अकाउंट बनाएगा तो आपको इसके आगे कंटिन्यू करना होगा, सीडी से फिर बीडी लाना पड़ेगा, फिर एक और बारी ईयर क्लोज करके आपको टोटल बनाना होगा। तो एक ये चीज हो गई। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो होगी वो ये होगी कि जैसे ये पूरा ना एक ईयर होता है, जो आपका अप्रैल 1 से मार्च 31 है, और जो बैलेंस बीडी से लेकर ये जो टोटल तक की जर्नी है हमारी, ये पूरा क्या है, एक ईयर होता है। और कौन सा ईयर होता है, ये एक फाइनेंशियल ईयर होता है। तो ऐसे ये एक ईयर है, ठीक है, ये यहां से लेकर यहां तक एक ईयर है, और सिमिलरली ये नीचे वाला भी क्या है, ये भी एक पूरा एक ईयर है। तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और ये थर्ड ईयर। तो आपको ये समझना है ये टोटल एक साल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सेकंड टोटल सेकंड ईयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये थर्ड टोटल एक थर्ड ईयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये सारी बातें हैं जो हमारे को मशीनरी अकाउंट से रिलेटेड समझ में आनी चाहिए। ऑलराइट, तो अब हम समझेंगे कि हमारे सिलेबस में कितने टाइप्स के मेथड्स गिवन है, ठीक है। वैसे तो बहुत सारे मेथड्स होते हैं, लेकिन हमारे को क्लास 11th में सिर्फ 2 ही टाइप्स पढ़नी है। तो पहली टाइप होती है जिसका सबसे फेमस नाम है स्ट्रेट लाइन मेथड, और दूसरी होती है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ये सेकंड मेथड है डिप्रिसिएशन चार्ज करने का। तो जो फर्स्ट मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड, आपको क्वेश्चन में स्ट्रेट लाइन मेथड की जगह इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड या फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी लिखा हुआ मिल सकता है। ये तीनों स्ट्रेट लाइन मेथड के ही नाम है, ठीक है। तीनों में से कोई भी है, आपका जो प्रोसेस होगा वो वही होगा जो मैंने अभी एक एग्जांपल करके दिखाया है। मैंने इसी में से ही एग्जांपल, मतलब इस मेथड को फॉलो करा है वो एग्जांपल करते टाइम। तो हमने स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है, और इसको शॉर्ट में बोलते हैं SLM, स्ट्रेट लाइन मेथड को शॉर्ट में बोलते हैं SLM। और दूसरा मेथड होता है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, ठीक है, ये हमारा सेकंड मेथड है, और इसका दूसरा नाम है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो इनमें से कोई भी नेम आए आप समझ जाना ये सेकंड मेथड की बात कर रहे हैं। तो अब मैं आपको बताया था, थोड़ा सा कंपैरिजन कर देता हूं दोनों में। तो ये वाला जो मेथड है ये इजी रहता है हमारे लिए, ठीक है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन यहां से आया तो थोड़ा इजी रहेगा, कैलकुलेशन इजी रहेगी। इस वाले मेथड में कैलकुलेशन पार्ट में थोड़ी मेहनत ज्यादा हो जाती है, ठीक है। तो कैलकुलेशन पार्ट में थोड़ा सी प्रॉब्लमेटिक रहती है, थोड़ा ध्यान से करना होता है, नहीं तो गलती हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ कैलकुलेशन का फर्क है। दोनों ही मेथड्स वैसे अपने आप में अपने अपने फायदे और अपने अपने नुकसान है। इसमें एक MCQ आ जाता है, वो ये होता है कि आपको याद रखना है कि स्ट्रेट लाइन मेथड में ना जो वैल्यू ऑफ मशीनरी है ना, वैल्यू ऑफ मशीनरी कैन गो टू 0, ये याद रख लेना बस। वैल्यू ऑफ मशीनरी कैन गो टू 0, मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड अगर आप यूज करोगे ना, और हर साल जैसे हम एक फिक्स वैल्यू गिराते हैं, जैसे 10 लाख की मशीनरी ली और हर साल मैंने डेप्रिसिएशन लगाई 1-1 लाख से, मतलब हर साल मैं 1-1 लाख से वैल्यू गिरा रहा हूं, तो कहीं ना कहीं 10 सालों बाद उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि मैं हर साल सेम ही वैल्यू गिराई जा रहा हूं, तो एक ना एक दिन तो 0 आना ही है। तो अगर क्वेश्चन आपको ये आया कि दोनों में से किस मेथड में मशीनरी की वैल्यू डिप्रिसिएशन चार्ज करने से 0 हो सकती है एक आफ्टर अ सर्टेन टाइम, तो वो कौन सा मेथड है, वो है आपका SLM मेथड। और यहां पर वैल्यू ऑफ मशीनरी कैन नेवर बी 0, यहाँ पे वैल्यू ऑफ मशीनरी कैन नेवर बी 0। जब आप सॉल्व करोगे इस मेथड को, ठीक है, मैंने ये मेथड अभी नहीं समझाया, इसलिए नहीं समझाया क्योंकि हमें अभी सिर्फ फर्स्ट मेथड सीखने की ही जरूरत है। उसके बाद हम सेकेंड मेथड जब सीखेंगे, सारा का सारा सेम मेथड है, जस्ट थोड़ा सा प्रोसेस में डिफरेंस आएगा, क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका प्योरली सेम है। तो जब आप सॉल्व करोगे आपको समझ में आ जाएगा, थोड़ी मैथ्स लगती है तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये मैंने दोनों मेथड्स के बीच में कंपैरिजन और सिमिलरिटीज आपको बता दी। अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझा रहा हूं, ठीक है, और ये क्या है, हाउ टू चार्ज डिप्रिसिएशन। इसमें ना हम नंबर ऑफ मंथ्स गिनने सीखेंगे। आपको ना डेट ऑफ सेल क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में एक अलग अलग डेट होगी, और मैं देखता हूं बच्चे सॉल्व करते हुए ना महीने गलत गिनते हैं, ठीक है। तो आपको महीने सही गिनने आने चाहिए, तो वो मैं अब आपको गिनने सिखाऊंगा। तो एक तो याद रखना, फाइनेंशियल ईयर आपका अप्रैल से स्टार्ट होता है, तो साल का पहला महीना जनवरी मत कंसीडर करना, साल का पहला महीना क्या कंसीडर करना, अप्रैल। और ये कब तक चलेगा, अगले साल के मार्च तक। तो साल का आखिरी महीना क्या गया, मार्च 31। मैंने साल क्या लिए, 2021 अप्रैल 1, तो 2021 से अगर मैं चालू लिया, ये एग्जांपल है, मैंने ऐसी यही ईयर ले लिया, तो 2021 अप्रैल 1 को अगर चालू हुआ ईयर, तो ये खत्म कब होगा, मार्च 31 2022, ठीक है। तो अब हमारे पास सपोज करो मशीनरी 1 लाख की है अप्रैल 1 को, साल की शुरुआत में मशीनरी 1 लाख रुपए की है, रेट 10% है।
अब आपको क्वेश्चन में क्या होगा, डेट ऑफ सेल कोई भी दे देगा, वो बोलेगा यार ये मशीनरी हमने कब बेची, इस दिन बेची, ये मशीनरी हमने कब बेची, हो सकता है इस दिन बेची हो, ये मशीनरी हमने कब बेची, हो सकता है December 31 को बेची हो। तो आपको ये समझना है कि डेट ऑफ सेल तक की डेप्रिसिएशन आपको चार्ज करनी होती है, ठीक है। क्वेश्चंस में आपको यहां तक की डेप्रिसिएशन चार्ज करनी होती है। तो जिस दिन आप मशीनरी बेच रहे हो वहां तक की डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमें कैलकुलेट करनी होता है नंबर ऑफ मंथ्स, ठीक है। तो अगर मैं सबसे पहले मैं बात करूं April 1 की, तो April 1 को मशीनरी 1 लाख की थी, तो April 1 को ही अगर बेची, तो अगर आपको यहाँ पे डेप्रिसिएशन लगानी हो तो आप यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करोगे, ठीक है। नो डेप्रिसिएशन, यहाँ पे हम डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज करेंगे, क्योंकि जिस दिन 1 लाख रुपए की लिए अगर मैं सेम डे ही सेल करूंगा तो उस दिन उसकी डेप्रिसिएशन नहीं लगाऊंगा, क्योंकि एक भी दिन नहीं बीता ना, सेम डे वैल्यू में क्या ही फर्क आएगा, ठीक है। तो आपको ये समझना है सेम डे वैल्यू में कोई फर्क नहीं आएगा। तो सेकंड केस हो गया, अब हम यहां से हमारा स्टार्ट। सेकंड केस ये कह रहा है कि अगर आपने April 1 को मशीनरी खरीदी और आपने June 30 को बेची, तो मतलब आपने मशीनरी अपने पास कितने टाइम के लिए रखी, अप्रैल पूरा हमारे पास थी ये मशीनरी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नंबर ऑफ मंथ्स लिखता हूँ, अप्रैल पूरा थी मेरे पास, मई में भी मेरे पास ही थी, और जून को काउंट करेंगे या नहीं करेंगे, तो June 30 मतलब पूरा जून मेरे पास थी, तो जून भी काउंट होगा। तो यानी कि 3 महीने के लिए आपको डिप्रिसिएशन लगाना है। तो यहाँ पे कैसे लगाएगा, 1 लाख, मशीनरी का प्राइस लिखा, रेट लगाया 10%, यहाँ से देखा 10/100, परसेंटेज का साइन हटेगा तो नीचे 100 आएगा, और ये नंबर ऑफ मंथ 3, तो 3 मंथ्स आउट ऑफ 12, तो 3/12। तो ये जो सॉल्व करने पे आपका आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा। तो ये हम सॉल्व कर देते हैं, तो ये 1 ज़र, ये 4 ज़र, तो ये कितना आ रहा है, 10,000 डिवाइडेड बाय 4, यानी कि 2500 रुपीज़ की डिप्रिसिएशन लगेगी, ठीक है। सपोज करो डेट ऑफ सेल क्या है, December 31, ठीक है। December 31 अगर डेट ऑफ सेल है, तो अब हमने मशीनरी अपने पास कितने महीनों के लिए रखी, तो अब मैं काउंट करूंगा, ठीक है, और आप फिंगर पे काउंट करो चाहे कैसे भी काउंट करो। December 31 तक पहुंचने का रास्ता क्या है, अप्रैल, मैं पूरा लिख रहा हूं ताकि समझ में आ जाए, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 31 है ना, मतलब दिसंबर को भी गिनो, पूरा दिसंबर के एंड में बेची ना, तो दिसंबर में पूरा एक महीना काउंट होगा, क्योंकि पूरा महीना मशीनरी हमारे पास थी। तो ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो मतलब 9 महीने के लिए मशीनरी हमारे पास थी हमारे बिजनेस में। तो 9 महीने का डिप्रिसिएशन लगाएंगे, तो 9 महीने का डिप्रिसिएशन कैसे लगेगा, 1 लाख की मशीनरी 10/100, ये तो नॉर्मल है, मल्टीप्लाइड में 9/12, ठीक है। तो ये चीज याद रखेंगे। तो ये 2 0 से 2 0 गए, तो ये 3 ज़र, ये 4 ज़र, ये 2500 मल्टीप्लाइड बाय 3, ये हो जाएगा 7500 रुपीज, ठीक है। तो ये हमने 9 महीने की डिप्रिसिएशन लगाई। अब इसमें एक और बात याद रखना, क्वेश्चन में आपके पास अगर June 30 की जगह डेट हो July 1, तो एक ही बात है, सेम आंसर आएगा। क्यों सेम आंसर आएगा, क्योंकि June 30 का जस्ट एक दिन आ गई तो July 1 आएगा ना, तो June 30 और July 1 में कुछ भी फर्क नहीं होता, ठीक है। एक दिन का फर्क है, उससे हमारी कैलकुलेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैलकुलेशन पे फर्क तब पड़ेगा अगर मिनिमम 1 मंथ का फर्क हो, यहाँ तो 1 डे का फर्क है। तो June 30 बोले चाहे July 1 बोले, बात एक ही है। December 31 बोले या January 1 बोले, क्वेश्चन में एक ही बात है, आपको सेम वे से ही डिप्रिसिएशन चार्ज करनी है। आई बात समझ, एक दिन से कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो था डिप्रिसिएशन कैसे चार्ज करनी है मंथ्स के अकॉर्डिंग, वो मैंने यहां पर आपको समझाई है। तो ऑलराइट यार, डिप्रिसिएशन चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स थी, ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे, वो सभी के सभी मैंने यहाँ पर डिस्कस करे आपके साथ, ठीक है। और अभी भी बहुत सारी चीजें रह गई हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट मैंने आपको इतना जरूर समझा दिया कि अब हम चैप्टर को स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आपको समझ में आने लग जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे टीएस ग्रेवाल बुक से डिप्रिसिएशन चैप्टर को। वीडियो अच्छा लगा तो ये वीडियो लाइक जरूर करना, मैं देखता हूं आप लोग लाइक नहीं करते हो, और चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, और पहली बार बेसिकली स्टार्ट करेंगे डिप्रिसिएशन चैप्टर को।